नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रिय क्लासेज में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की जो हमारी बुक चल रही है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको अवेलेबल कराया है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो 1857 की क्रांति थी उसकी क्या स्वरूप रहा, क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई। तो मैं ये बुक्स पढ़ाने के साथ साथ आपको इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे रीट के अकॉर्डिंग या अन्य आगामी भर्तियों के लिए, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में कौन कौन से क्वेश्चंस पहले यहाँ से बन चुके हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए, उनकी भी हम चर्चा करते जाएंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और उनको नोट डाउन भी करते रहिए। देखिए, हम बात करेंगे नसीराबाद की क्रांति की, जो राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में जो क्रांति का प्रारंभ हुआ वो हुआ नसीराबाद छावनी से। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये आप ध्यान रखिए कि राजस्थान में उस समय सैनिक छावनियाँ कितनी थी। तो याद रखिए 6, यानी 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी? तो एक नसीराबाद, दूसरी नीमच, फिर तीसरी एरिनपुरा पाली में थी, फिर देवली ये टोंक में थी, खेरवाड़ा ये उदयपुर में थी, और ब्यावर ये अजमेर में थी। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी छावनियाँ थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था। तो वो खेरवाड़ा और ब्यावर वाली सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। यानी 2 सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था और 4 सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग लिया था। इसी के अलावा हम पढ़ेंगे कि कोटा में जन विद्रोह हुआ, तो वहाँ किस प्रकार से जन विद्रोह हुआ। वहाँ सैनिक छावनी नहीं थी, उसके बावजूद भी वहाँ पे विद्रोह हुआ। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि राजाओं ने साथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि राजाओं ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी और उस संधि के तहत ये शर्त थी कि वो दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो इस वजह से राजाओं ने साथ नहीं दिया। लेकिन हम देखेंगे कि जागीरदार और जनता ने जो क्रांतिकारी थे इनका सहयोग किया। तो आपसे सभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन्होंने साथ दिया। तो जनता और जागीरदार या सामंत लोगों ने तो साथ दिया और राजाओं ने साथ नहीं दिया। तो हम बात करते हैं नसीराबाद में जो क्रांति हुई 1857 की, उसका शुभारंभ कैसे हुआ, क्यों घटनाएं घटित हुई। तो आपको पता है कि जिस प्रकार से पूरे भारत में हमारे हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, तो उसी तरह से राजस्थान में भी यही बात चल रही थी कि ये जो नई राइफल आई है, उस नई राइफल का नाम भी पूछा हुआ है क्वेश्चंस में। तो ध्यान रखिए, एनफील्ड राइफल आई थी और उसके पहले बंदूक चला करती थी ब्राउन बेस। लेकिन जब एनफील्ड राइफल आई तो उसमें जो कारतूस डाले जाते थे तो इसी अफवाह उड़ा दी गई, या ऐसी बात चली कि उनको जो चर्बी लगे हुए कारतूस थे, और वो चर्बी कहीं की थी, तो गाय और सुअर की। और गाय को हिंदू लोग क्योंकि पवित्र मानते, जबकि जो मुस्लिम लोग हैं वो सुअर को अच्छा नहीं मानते। तो इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों ने क्या किया, उसका विरोध किया। तो उसी के चलते जो भारत में भी क्रांति हुई, जिसका शुभारंभ 10 मई 1857 को हुआ था, और उसी को चलते हुए राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई हमारे 28 मई से। तो राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहाँ से हुई? तो नसीराबाद से। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? आप ऐसे याद रख सकते हो कि राजस्थान में नशे नशे में क्रांति हो गई, तो नशे नशे से आपको याद आ जाएगा नसीराबाद। ठीक है, तो देखिए नसीराबाद में क्रांति, राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ और इसके क्या कारण रहे? निम्नलिखित कारण रहे। नंबर 1, उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बॉम्बे लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि ये सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है। आते उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। तो एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नसीराबाद में जो कौन कौन सी सैनिक कंपनियां तैनात थी। तो आप ध्यान रखना 15वीं 30वीं और बम्बई लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। फिर दूसरा पॉइंट, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी इसमें से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया। इससे सैनिकों के मन में धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। तो जो इस क्रांति का मेन कारण था वो यही था कि जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पे सुरक्षा के लिए लगी हुई थी अजमेर के अंदर, क्योंकि अजमेर में जो जिसको हम कहते हैं अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग जिसको अकबर ने बनवाया था, तो वहाँ पे अंग्रेजों का शास्त्रागार था, वहाँ उनके शस्त्र रखे हुए थे। तो अगर वो भारतीयों के हाथ लग जाते, तो क्योंकि बंगाल से काफी साधु संत आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है जिसमें बंगाली सैनिक है, तो कहीं ये विद्रोह ना कर दे। तो इसलिए इन सैनिकों को अजमेर से कहाँ भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। तो इससे उनमें अविश्वास की भावना आ गई और वो जो अंग्रेजों के प्रति क्या हो गए, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तीसरा पॉइंट, इन दिनों बाजारों छावनी में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। तो ये अपन पढ़ चुके हैं कि बंगाल से और बिहार से जो लोग आए, भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से सही बनाना चाहते। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था और बाद में जब ये प्रकट हो गया तो सेना में उत्तेजना फैल गई, क्योंकि जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि राजस्थान के अंदर केवल 30 अंग्रेज अफसर थे, ओनली 30 जो ऑफिसर्स थे, और जो सैनिक थे वो सारे के सारे भारतीय थे, उनमें कोई भी मतलब अंग्रेज सैनिक नहीं था। तो इसलिए इन्होंने जो बाहर से सेना मंगाई, तोपखाना मंगाया, तो जो भारतीय सैनिक थे उनमें ये बात फैल गई कि हमको काबू में करने के लिए या हमको बंदी बनाने के लिए सैनिक मंगाए जा रहे। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई, सैनिकों ने शस्त्रागार को लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हॉडी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरी तोड़ दी गई। पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रत्ती एक बूंद भी नहीं भाई। छावनी को तहस करने का विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज परास्त हुए। अब देखो ये क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जहां हमारे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, तो वो सारी हम बात कर लेते हैं। देखो, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि 28 मई 1857 को, तो पहला प्रश्न तो बनेगा कि कहाँ से चालू हुई, तो आपको ध्यान रखना है नसीराबाद से। कब चालू हुई? तो 28 मई 1857 को। फिर पूछ लिया जाएगा किस कौन से सैनिकों ने विद्रोह किया, तो ध्यान रखना 15वीं बटालियन ने, ठीक है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने जो बंगाल से आई हुई थी उसने विद्रोह कर दिया। फिर पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए या मारे गए, तो ध्यान रखना कि मेजर स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबोरी ये 2 मारे गए थे, और लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान होर्डिंग ये घायल हो गए थे। तो ये 4 अधिकारी के नाम भी आपको याद रखने। इसके अलावा अगला प्रश्न बन सकता है आपसे कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो नसीराबाद से कहाँ भाग गए, तो आपको ध्यान रखना है ब्यावर चले गए, ब्यावर में जाकर उन्होंने शरण ली। और ये भी प्रश्न पूछा गया कि जो सैनिक है वो कहाँ चले गए, तो वो जो सैनिक थे वो आप जानते हो कि वो सैनिक कहाँ चले गए, 18 जून को वो दिल्ली पहुंच गए। तो वो कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। तो ये भी कारण माना जाता है सफलता का कि नसीराबाद के बाद वे सैनिक अगर अजमेर आ जाते और अजमेर आके जो शस्त्रागार वास्तव में उसको लूट लेते, तो उनके पास इतने अस्त्र शस्त्र हो जाते, अस्त्रों की कोई कमी नहीं रहती, और उसके फलस्वरूप वो पूरे राजस्थान में मतलब अपना मजबूत संगठन बना सकते थे और अंग्रेजों को राजस्थान से बाहर या हो सकता है कि भारत से भी बाहर खदेड़ देते। लेकिन ये एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि योग्य नेतृत्व का अभाव था। तो इस तरह से ये जो नसीराबाद में क्रांति पनपी, तो हमने ये सारे प्रश्न देखे। आगे हम बात करते हैं नीमच की क्रांति की।
नीमच में क्रांति। नसराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया और उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासन ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निमेड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके प्रश्न ये बनता है, ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो पहले तो ये याद रखो कि नीमच छावनी, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान के बाहर कौन सी छावनी स्थित थी, तो ध्यान रखना नीमच, क्योंकि जो नीमच वाली छावनी थी ये उस समय ये आती है एमपी में। ठीक है, उस समय हमारे राजस्थान के जो मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे सावस उनके अधीन थी, इसलिए इसको हम राजस्थान में पढ़ते हैं। वैसे नीमच की जो छावनी आती है एमपी में। तो ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि राजस्थान के बाहर कौन सी सैनिक छावनी थी, तो आप याद रखिएगा नीमच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लेंगे कि यहाँ पे क्रांति कब हुई, तो ध्यान रखना 3 जून 1857 को। कैसे याद रखोगे, सिंपल सा है, नीमच में भी 3 शब्द आ रहे, नीमच है, तो उसी तरह से 3 आ रहे तो 3 जून याद रखना। नीमच के सैनिकों ने विद्रोह किया, लूटमाट की। फिर प्रश्न आ जाएगा कि इन सैनिकों को ठहरने की व्यवस्था किसने की, तो आपको ध्यान रखना है शाहपुरा के जो शासक थे उन्होंने इनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था की। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके यहाँ से बनता है कि ये जो नीमच के जो सैनिक थे इनका मार्ग क्या रहा दिल्ली जाने का, पर वैसे आपसे रीट में तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर भविष्य में आप आगे से इस तरह का अगर कोई पेपर देते हो तो वहाँ पूछा जाता है, तो उसके लिए आप ध्यान रख सकते हो कि ये जो सैनिक थे ये पहले गए शाहपुरा, शाहपुरा से निमहेड़ा, निमहेड़ा के बाद में देवली, टोंक, आगरा और फिर दिल्ली गए। तो ये मार्ग आप ध्यान में रख सकते हो। फिर नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुण्य अधिकार कर लिया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कब अधिकार कर लिया गया, तो ये ध्यान रखिए आप 8 जून 1857 को क्रांति को दबा दिया गया। तो ये प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे जल्दी क्रांति को कहाँ दबा दिया गया, तो आप अगर ऑप्शन में नीमच है तो आप नीमच करना, क्योंकि 3 जून को प्रारंभ हुई थी और 8 जून को यहाँ पे क्रांति शांत भी हो गई। फिर है एरिनपुरा और आवा की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। ठीक है, यानी मारवाड़ के जागीरदार, अगर कहीं पूछ ले कि जागीरदारों को किनका योगदान सर्वोपरि रहा, तो मारवाड़ के जागीरदारों का, और इनमें भी किसका, तो जो अवध के जो ठाकुर कुशाल सिंह उनका। एरिनपुरा ने इसलिए जोधपुर के सैनिक टुकड़े को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो एरिनपुरा वालों ने कब क्रांति की, तो आप ध्यान रखना 21 अगस्त 1857 को। क्रांतिकारी ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा, मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो अव्वा, ये पाली में गांव था, वहाँ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो हमारे रीट में भी इंपॉर्टेंट है, रीट और परिवार में। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। अव्वा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था, अंग्रेज और जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशल सिंह की सहायता के लिए अव्वा पहुंचे थे। तो इस तरह की बात भी हमको देखने को मिलती है। फिर है जोधपुर के महाराजा ने सिंह भी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने के लिए भेजी। तो ये भी प्रश्न बनता है कि किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई, तो सिंह भी कुशल राज के नेतृत्व में। और ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्न कई बार, तो कि 8 सितंबर 1857 को, तो ये मोस्ट प्रश्न है, 8 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम पूछ लेते, तो आप याद रखना बिथोड़ा का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था, तो याद रखना बिथोड़ा का युद्ध। ठीक है, बिथोड़ा का युद्ध हुआ था ये, और इसमें किसकी जीत हुई, तो इसमें जो कुशाल सिंह थे उनकी जीत हुई। फिर हम आगे बात करते हैं, इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया, जो जोधपुर की सेना में आया था वो मारा गया, और सिंह भी कुशल राज जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। जोधपुर की फौज की तोपें और बहुत सारी सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय बाद एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आवा पहुंचे, और 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। तो ये एक और संघर्ष होता है, ये होता है 18 सितंबर को, तो ये हुआ था 8 सितंबर को, इसको तो हम कहते हैं बिथोड़ा का युद्ध। ठीक है, और 18 सितंबर को इसको हम कहते हैं चेलावास का युद्ध। तो आप इसे याद रखना, देखो बी से बिथोड़ा, तो बी पहले आएगा, बी क्या आएगा, बी पहले आता है, और सी से चेलावास का, सी से क्या याद रखना, चेलावास का। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि बी वाला युद्ध पहले हुआ। ठीक है, और बी की तरह देखो, तो ये देखो ये 8 बन गए, तो बी अपन लिखते हैं, तो बी की तरह देखो 8 बन गए, तो ये कब हुआ, 8 सितंबर को हुआ, और इसके 10 दिन बाद चेलावास का युद्ध हुआ। तो बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, क्योंकि अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। और आपको एक बात बताता हूँ, ये जो चेलावास का युद्ध है तो ये क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना है गोरो और कालो का। कौन सा युद्ध कहलाता है, तो ये युद्ध कहलाते हैं गोरो और कालो का। क्यों, क्योंकि भारतीय लोग काले थे और अंग्रेज लोग गोरे थे, तो गोरे और काले का युद्ध भी कहा जाता है इस युद्ध को। फिर आगे हम बात करते हैं, ब्रिटिश फौज प्राप्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। फिर है जॉर्ज लॉरेंस आवा की पराजय को भूला नहीं था, इसलिए आवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। तो प्रश्न पूछ लिया आपसे कि किस सेना ने जो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को पराजित किया, तो हमने देखा कि दो युद्धों में वो जीत गए थे, लेकिन आगे एक युद्ध होगा जो ब्रिगेडियर जिसका नेतृत्व करेगा होम्स, तो होम्स की सेना ने कुशाल सिंह को हरा दिया था। एक विशाल सेना आवा की ओर पहुंची और 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आवा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चले गए। ठीक है, सलूम्बर चले गए। तो ऐसा कहा जाता है कि 20 जनवरी को ये युद्ध प्रारंभ हुआ था और लगभग 24 जनवरी को जो आवा का किला उस पर अधिकार कर लिया गया और उसको तहस-नहस कर दिया गया। अंग्रेजों में बदले की भावना उसके जाते ब्रिटिश फौज ने आवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया और बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि पूरे गांव को लूट लिया और किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने गांव के मंदिरों मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार भी किए। और कहा जाता है कि इसी समय जो कर्नल होम्स था, ये एक माता थी इनकी सुगाली माता। ठीक है, जिनको 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कहते हैं। तो ये भी एक बार पूछा हुआ प्रश्न है, सुगाली माता। ठीक है, तो ध्यान रखना, सुगाली माता की मूर्ति थी जिनको क्रांति की देवी कहा गया है। तो इनकी जो मूर्ति है वो होम्स लेकर चला जाता है। आगे हम बात करते हैं मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी। अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी, किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान थॉमस के कठोर रुकने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों ही कोई मेवाड़ के सामंतों से बेहता, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें। अब देखो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसे कौन सी रियासत के महाराणा थे या ऐसे कौन सी रियासत के शासक थे जिन्होंने सामंतों को पत्र लिखकर कहा कि आप ब्रिटिश में क्या करो, सहायता करो, अंग्रेजों की सहायता करो। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि ये इस मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे। फिर आगे हम बात करते हैं
दूसरे कप्तान सावर ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने, अब यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है आपके कि ये सलूम्बर का शासक कौन था उस समय, तो ध्यान रखना सलूम्बर का रावत था केसरी सिंह। केसरी सिंह ने मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा यदि 8 दिन में उनकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वे चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देंगे। तब कप्तान सावर ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अबदस्त कर राजपुताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावर की इस धमकी से रावत केसरी सिंह क्या हो गए, शांत हो गए। तो नहीं तो ये जो सलूम्बर के रावत थे इतने शक्तिशाली थे कि महाराणा भी इनसे ये मान लो कि महाराणा तक को गद्दी से हटा देते वो, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी सहायता की। इसलिए महाराणा ने जो स्वरूप सिंह थे, कहा जाता है कि उनको जो राजस्थान के अन्य सामंत वगैरह थे सब उनको उनके नेतृत्व में क्रांति करना चाहते थे, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी बन रखी थी कि अगर अंग्रेज उनका साथ नहीं देते या वो अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो उनको अपनी गद्दी का खतरा नजर आ रहा था कि मुझे हटा के कोई दूसरा शासक बना दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में उन्होंने अंग्रेजों को अपने पक्ष में बनाए रखा और इसी कारण कहा जाता है कि उन्होंने जो इस तरह का पत्र व्यवहार उनसे किया गया था जिन जिन लोगों के द्वारा, तो वो सारी सूचना उन्होंने सावर्स को दे दी और सावर्स को पता लग गया कि कहाँ के सामंत या जो भी लोग हैं वो विद्रोह करना चाहते हैं और उन्होंने वहाँ सेना भेजकर उनको दबा दिया। तो ये भी एक कारण रहा है हमारी असफलता का। यहाँ तक कि सलूम्बर की रावत ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोटा में क्रांति, देखो अब सबसे महत्वपूर्ण बात चालू होती है आपके कोटा में, क्योंकि कोटा में क्या सैनिक छावनी नहीं थी। तो प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा जन विद्रोह कहाँ हुआ या सैनिक छावनी कहाँ नहीं थी, तो ध्यान रखना कोटा में सैनिक छावनी नहीं थी फिर भी विद्रोह हुआ। प्रश्न आ जाए सबसे व्यापक विद्रोह कहाँ हुआ, तो भी कोटा में हुआ। प्रश्न आ जाए जन विद्रोह कहाँ हुआ, तो भी कोटा में आंसर आएगा। तो ये 2-3 प्रश्न है, इन सबके आंसर कोटा ही आएगा। राजस्थान के राज्यों में 1817 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण था पॉलिटिकल एजेंट मेजर बेटन ने कोटा महाराव को सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है और उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वैसे अफसरों को पदच्युत कर यानी पद से हटा दे, सस्पेंड कर दे और अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे ताकि उनको क्या मिल सके, दंड मिल सके। मेजर बेटन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनके नाम है जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप ये नाम याद रखना, जयदयाल, रतनलाल और जियालाल, ठीक है, क्योंकि 3 नाम में चौथा नाम और कुछ भी लगा के एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। मेजर बेटन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी किसी प्रकार महाराव की फौज के अधिकारों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल उठे और उन्होंने मेजर बेटन से बदला लेने का निश्चय कर लिया। तदनुरूप 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का क्या बजा दिया, बिगुल बजा दिया। तो ये ध्यान रखना, डेट आपको याद करनी पड़ेगी कि 15 अक्टूबर को वहाँ कोटा में क्रांति कब हुई, तो ध्यान रखना 15 अक्टूबर 1857 को। फिर कोटा के सैनिकों ने क्रांतियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। मेजर बेटन उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई। तो ये फर्स्ट ग्रेड में भी लास्ट ईयर प्रश्न पूछा था कि कोटा में किन किन की हत्या की गई, तो मेजर बेटन थे, उनके 2 पुत्र थे, उसके अलावा यहाँ पे एक डॉक्टर थे सैडलर, तो उनकी भी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में वहाँ पे बेटन और सैडलर दे रखे थे। क्रांतिकारी ने शहर में जुलूस निकाला, महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारी ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया और उसमें कितनी शर्तें थी, तो ये आपके रीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना। इसको आपको तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना है कि इसमें 9 शर्तें थी, पूछी जा सकती है आपके। इनमें से एक शर्त ये थी कि मेजर बेटन के पुत्र की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। महाराव को क्रांतिकारी के चरण से व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोटा की सहायता, कोटा के महाराव कैसे आजाद हुए, तो करौली से जो शासक थे उन्होंने इनकी सहायता की तब जाकर के ये आजाद हो पाए। क्रांतिकारी को कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार बना रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उसमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारी को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों को समर्थन और सहयोग प्राप्त था। तो देखिए आपके प्रश्न यहाँ भी बन सकता है कि इस तरह का कि अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग किस रियासत के लोगों को प्राप्त था, ठीक है, या किस क्रांतिकारी जहां क्रांति हुई वहां के लोगों को प्राप्त था, तो कोटा। क्रांतिकारी ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया था। ये स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर एच.जी. रॉबर्ट्स, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, प्रश्न पूछ ले गए। तो किसने यहाँ पे हेल्प की थी, एच.जी. रॉबर्ट्स ने, और ये नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर के आए थे और 22 मार्च 1858 को इन्होंने चंबल किनारे पर अपना डेरा डाल दिया, पहुंच गए और तोपों से क्रांतिकारी पर धुआंधार गोले बरसा दिए और जिससे कोटा से बाहर जो भागने पर उनको क्या कर दिया, विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारी के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेता और विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। तो किस व्यक्ति को तोप से उड़ा दिया गया इस क्रांति के वक्त, तो ध्यान रखना जयदयाल को, ठीक है। ये वकील थे वैसे, तो ये जयदयाल और एक और थे मेहराब खां। तो जयदयाल जो थे इनको क्या कर दिया, तोप से उड़ा दिया। तो ये नेता भी पूछे हुए, एक बार पूछे थे कि कोटा की क्रांति का नेतृत्व किन लोगों ने किया, तो जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल तो ही, और एक नाम और याद रखना, मेहराब खां, मेहराब और खां, ये व्यक्ति थे मेहराब खां, ठीक है। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ और कोटा तक सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में सुनाई दी। भरतपुर जो आगरा और मथुरा के काफी निकट है, क्रांति के समय आसान रहा। मथुरा में विद्रोह जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई। भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में दिखा है, मैंने प्रश्न बना रखा है कि किस रियासत के शासक ने पॉलिटिकल एजेंट को सलाह दी, तो वो थे इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछ ले तो ध्यान रखना, भरतपुर के महाराजा ने। भरतपुर के महाराजा ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था उसको सलाह दी कि भरतपुर छोड़ के चले जाओ, और ये यहाँ से चले भी गए थे, आगरा चले गए थे, क्योंकि महाराजा को आशंका थी कि उसकी उपस्थिति में नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर देंगे। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों के अनेक टुकड़े भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुजर वे मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहाँ के लाल किले की 4 दीवार तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। तो भरतपुर में भी क्रांति हुई, ठीक है। फिर इसके बाद में अलवर में भी दिल्ली के कुछ अधिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांव के गुजरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफी क्या किया, परेशान भी किया। फिर है धौलपुर। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रारंभ में ग्वालियर इंदौर के क्रांतिकारी की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना और अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांग स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा के अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। ये स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। तो आपने जैसे देखा था कि कोटा में तो करौली के शासक गए थे, ठीक है, हेल्प करने के लिए, और ये जो थे यहाँ पे आए थे पटियाला के शासक, ठीक है, सहायता करने के लिए। तो ये आपसे पूछ ले कि पटियाला के शासक ने कहाँ की क्रांति में योगदान दिया, तो जो धौलपुर में जो राजा थे, ठीक है, उनकी सहायता की उन्होंने धौलपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव सिंह ने यह सलाह दी कि
अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र करते रहे थे। तो ये आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो ये प्रश्न पूछ लेगा कि नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां, सादुल्ला खां, इनका संबंध किस रियासत से था, तो आप ध्यान रखना जयपुर रियासत से। तो यहाँ आपके प्रश्न बनेगा मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई थी, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेनानी मीर आलम खां के नेतृत्व में। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये कि जो टोंक का जो नवाब थे, ठीक है, वो टोंक के नवाब अंग्रेजों का साथ देना चाहते थे, जबकि यहाँ जो सेना थी, जनता थी, वो मीर आलम खां के नेतृत्व में क्या कर देगी, विद्रोह कर देगी। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया। उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वे क्या नहीं हो सके, सफल नहीं हो सके। फिर है सलूम्बर और कोठारियों का योगदान। यानी अब तक हमने पढ़ा राजाओं का जो थे, धौलपुर वगैरह जो रियासत थी, वहाँ हमने बात की। अब हम बात करेंगे जो ठिकाने थे, वहाँ पे दो प्रमुख ठिकाने थे, एक तो था सलूम्बर और दूसरा था कोठारिया। तो देखिए आवा जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर के मेवाड़ के दो प्रमुख सामंत। तो आपसे पूछ ले कि सलूम्बर या कोठारिया के जो सामंत थे ये कौन से ठिकाने में थे, तो ये मेवाड़ के ठिकाने में थे। और सलूम्बर के रावत कौन थे, तो ध्यान रखना केसरी सिंह, और कोठारिया के थे ज्योति सिंह। अब यहाँ ज्योति सिंह दे रखा है, लेकिन अधिकांश आपको ज्योति सिंह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज्योति सिंह नहीं आए तो आप फिर ज्योति सिंह करना, ज्योति सिंह। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। यही सही है कि मारवाड़ के सामंत की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों को विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेता और ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदार को सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपनी शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवार को भी क्या दिया, आश्रय दिया। तो ये दोनों ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, क्रांति में भाग ही नहीं लिया, बल्कि यहाँ के लोगों को सहायता भी पहुंचाई क्रांतिकारियों को। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आवा के ठाकुर की। तो सलूम्बर के रावत का योगदान क्यों माना जाता है, क्योंकि उन्होंने आवा के ठाकुर जो कुशाल सिंह थे उनके साथ युद्ध लड़ा था, उनकी सहायता की थी। और उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की थी, केसरी सिंह ने उसका भी खुलकर विरोध किया था। एजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधि को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि उसके विरुद्ध कार्रवाई करे, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके, क्योंकि ये एक शक्तिशाली सामंत थे। अंग्रेजों द्वारा आवा गांव को तहस-नहस कर दिया गया और आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को निरीह अवस्था में इधर-उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के रावत ज्योति सिंह ने उनको गले लगाया। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि आवा के जो ठाकुर थे उनको किन्होंने शरण दी थी। तो आप जब सलूम्बर भी देखोगे और कोठारिया भी देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना के से कुशाल सिंह और के सी कोठारिया। तो इस तरह से याद रखोगे तो आपको याद रहेगा के सी कुशाल सिंह थे और के सी कोठारिया के सामंत थे। और सामंत कौन थे, ज्योति सिंह या ज्योति सिंह, ठीक है। तो ज्योति सिंह ध्यान रखना, उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब को और उनके परिवार को भी शरण दी थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नाना साहब को किसने शरण दी, मेवाड़ के किस सामंत ने शरण दी, तो कोठारिया के सामंत ने। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर वे भावी परिणामों की चिंता न कर सलूम्बर में कोठारिया के रावत ने पूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1857 तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि कब सौंप दिया था, तो ये ध्यान रखना ब्रिटिश ताज को शासन सौंप दिया किसने, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसके बाद में ब्रिटिश ताज यानी महारानी को सौंप दिया। और महारानी कौन थी उसमें, तो विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी निरक्षर के अधिकार और विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महारानी ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत भी दी। क्यों, क्योंकि जो राजा लोग हैं उन्होंने क्रांतिकारियों की जगह अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसलिए क्या किया गया कि इनके अधिकार और विशेष अधिकार को सुरक्षित रखा गया। और इस खुशी में जो उदयपुर की महारानी थी उन्होंने अंग्रेजों को दावत पर भी बुलाया, ताकि जैसे हम हमारे मित्रगणों को रिश्तेदारों को बुलाते दावत पे, उसी तरह से उन लोगों को आमंत्रित किया गया, उन लोगों को सम्मानित किया गया। यद्यपि राजस्थान में प्रथम सल्तनत संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का उदय। तो देखो ये एक तरह से ये आपके पूछे कि क्या क्या परिणाम निकले, तो ये एक तरह से आपकी क्रांति के परिणाम में आ जाएगा। ये क्रांति के क्या क्या परिणाम निकले, तो आधुनिक शिक्षा का प्रसार होने लगा, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्ति होने लगी और वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा। इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूत का महत्व क्या हो गया, कम हो गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अंग्रेजों पर पूरी तरह से क्या हो गए थे, निर्भर हो गए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इस क्रांति का स्वरूप क्या रहा, घटनाएं क्या क्या घटी। तो ये प्रमुख घटनाओं पर विशेषकर जो प्रश्न आपके बनता है वो घटनाओं पर ही बनता है। तो ये जो नीमच में क्या घटना घटी, कब घटी, ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, यहीं से हमारे प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर 1857 की क्रांति की सफलता के कारण, तो राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपने झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, मासोड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। और इसमें भी एक बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखिए, इंपोर्टेंट है ये बीकानेर वाले। ये बीकानेर वालों के लिए तो कहा जाता है यहाँ के शासक थे सरदार सिंह, ठीक है, ये नाम भी ध्यान रखना, सरदार सिंह। वैसे रियासती पूछता है और नाम पूछ ले तो ध्यान रखना सरदार सिंह। ये सरदार सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये सरदार सिंह राजस्थान के बाहर भी चले गए थे, ठीक है। अब ये सरदार नाम आ रहा है, सरदार से आपको याद आएगा पंजाब, तो कहा जाता है कि ये पंजाब तक भी, ठीक है, राजस्थान के बाहर जाके भी इन्होंने क्या किया, क्रांति को दमन किया। तो ये विशेष प्रश्न पूछा गया, आप याद रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, राजस्थान के विद्रोही में आपसे एक और संपर्क का भाव था। कोटा, नैसराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोह से निपटने का अवसर मिल गया। यानी अगर यहाँ एक ही बार में एक ही साथ क्रांति होती तो फिर अंग्रेज लोग एक साथ दबा नहीं पाते, तो एक जगह की क्रांति को दबा दिया, फिर वो सेना लेकर दूसरी जगह पहुंच जाया करते थे। तीसरा पॉइंट है, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। जब तात्या टोपे राजस्थान में आए तो उनको ये जो महाराणा थे, मारवाड़ के, मेवाड़ के और जयपुर के बड़ी बड़ी रियासतें थी, तो इन्होंने किसी प्रकार उनको सहयोग नहीं दिया। अगर इन रियासतों ने उनको सहयोग किया होता तो उनके योग्य नेतृत्व में हम अवश्य जीत जाते। तो ये भी एक हमारी असफलता का कारण माना जाता है। फिर राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन एकता का भाव था। नेतृत्व के लिए जो मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधित सारे कागजाती ब्रिटिश अधिकारी को सौंप दिए। तो आपको मैंने बताया था कि ये मेवाड़ के जो महाराणा थे और इसमें महाराणा कौन थे, तो आप याद रखना स्वरूप सिंह, ठीक है, स्वरूप सिंह। तो ये स्वरूप सिंह थे और इन्होंने सारा रूप बिगाड़ दिया हमारा, नहीं तो हम जीत जाते। राजस्थान के अनेक देशी रियासतों में बड़ा हुआ था इस कारण उनमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का सर्वथा भाव था, क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं था। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल था और नई अंग्रेज सैनिकों समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांति को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। तो ये इसकी असफलता के कारण रहे और इनके परिणाम क्या निकले, तो पॉइंट 1, सन 1857 की क्रांति के सफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। तो पहला तो क्या हो गया कि जो रियासत थी वो कहाँ चली गई, ब्रिटिश संरक्षण में ताज के अधीन चली गई। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियों को जारी रखा, यानी जो
कंपनियों ने संधि की थी और वही शर्तों के साथ उनको जारी रखा। नंबर 3, राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे और दूसरा उनके ऊपर अंग्रेजों का भी नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप ये निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। नंबर 4, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज और स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों की क्रांति की भावना पुनः हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारियाट, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने गए। इस क्रांति की सफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। तो ये जो है केसरी सिंह बारियाट, अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, तो ये प्रमुख व्यक्तित्व और इनके बारे में जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उनमें हम आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे। ये केसरी सिंह बारियाट पे तो आपके पसंद भी पूछेगा, लास्ट ईयर भी पसंद आया तो उससे पहले भी पूछेगा कि इन्होंने क्या लिखा था। तो चेतावनी चौंकियां इन्होंने लिखी थी और चेतावनी चौंकियों में इन्होंने किसको रोका था, जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, जो 1903 में दिल्ली दरबार में जा रहे थे, लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया था, तो वहाँ जाने से उनको रोका। 13 सोल्टे लिखे थे और डिंगल भाषा में लिखे थे। तो ये कुछ बातें जब हम इनकी बात करेंगे, इनका टॉपिक तो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारी जो राजस्थान में क्रांति हुई और इस क्रांति का क्या स्वरूप रहा। तो सबसे जो ज़्यादा पर्सन बनने के चांस है वो हमारे, आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले क्रांति कहाँ पे हुई, तो नसीराबाद में। ठीक है, नसीराबाद में किसने की, तो आप जानते हो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने की। फिर नीमच पूछ लेंगे तो एक ही 4 अधिकारी का नाम यहाँ पे याद रखना, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि मेजर स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबोरी, लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान होर्डिंग। तो ये 4 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने। फिर इसके बाद में नीमच में जो क्रांति हुई ये कब हुई, 3 जून। यहाँ एक बात और आपको बता दी, एक बार प्रश्न पूछ लिया था कि ये जो क्रांतिकारी तो चले गए थे दिल्ली, ठीक है, लेकिन यहाँ जो 40 अधिकारी थे अंग्रेज, तो ये जो 40 अंग्रेज अफसर थे इनको शरण किसने दी थी। ठीक है, तो यहाँ आप जानते हो, ऐसे दिमाग में रखना कि ये जो 40 अधिकारी थे, यहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट था वो सावस था, और सावस कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, मेवाड़ का। तो ये जो 40 अधिकारी भाग करके कहाँ चले गए थे, तो ये आगे थे मेवाड़ में। और मेवाड़ के उस समय शासक पूछ लेते, तो शासक कौन थे, तो शासक थे स्वरूप सिंह। और उन स्वरूप सिंह ने इनको कहा जाता है कि जो पिछोला झील पे, पिछोला झील का जो जगमंदिर है वहाँ पे इनको क्या दी थी, वहाँ पे इनको शरण दी थी। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो ये मोस्ट है, तो इसमें नहीं दे रखा, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, तो मैंने आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो एरिनपुरा और आवो की क्रांति का आपको मैं बता ही दिया कि ये बी से याद रखना, बी से बिथोड़ा का युद्ध। ठीक है, बी से आपको याद रहेगा बिथोड़ा का, बी के से मतलब 8 की तरह तो 8 सितंबर को हुआ था, दूसरा हुआ था 18 को, तो ये हुआ था बी से बिथोड़ा, और ये हो गया सी से चेलावास, और चेलावास का युद्ध को हम कहते हैं गोलो और कालो का युद्ध। और बी सी के बाद में क्या हुआ, तो ध्यान रखना एच, तो एच यानी होम्स, और होम्स के नेतृत्व में सेना आई और उसने क्या कर दिया, कुशाल सिंह को पराजित कर दिया। फिर कुशाल सिंह का चले गए, तो कुशाल सिंह चले गए थे कैसे, कुशाल सिंह कैसे, कोठारिया के रावत, और कोठारिया के रावत कौन सा, तो जोधी सिंह, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। फिर यहाँ से मैं आपको बता ही चुका, ये कोटा का आपको ये नाम बताई दिए मैंने, जयदयाल नाम याद रखना, नेतृत्व करता मेहराब का, तो 6 महीने तक शासन रहा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 6 महीने तक कहाँ पे जनता का शासन रहा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 6 महीने तक कोटा में शासन रहा। और एक प्रश्न ध्यान रखना, इसमें कोटा के जो महाराव थे वो कौन थे, तो याद रखना राम सिंह। ठीक है, कोटा के महाराव कौन थे, तो राम सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर ये हमने बात करी ली, इसके अलावा आपसे ये भी याद रखना कि कहाँ पे क्रांति भड़की, तो भरतपुर में, फिर अलवर में, धौलपुर में। ठीक है, तो यहाँ इन सब जगह भी क्रांति का आगमन हुआ, क्रांति भड़की। तो ये सारी हमने इसमें बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी मित्रों को भेजिए, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, बस आप शेयर करते रहिए और आप कमेंट करके बताइए अगर इसमें कोई कमी रही है या आपको अच्छा लगा तो आप जरूर बताइए। और आपको इसमें जितनी भी चीज़ें, जैसे आपने देखा है कि कई लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसमें पढ़ाने के साथ अन्य इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, इसके अन्य जानकारी क्या है, वो भी सारा आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो आप अगर इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेंगे तो ये सारे प्रश्न आपके यहीं से कवर हो जाएंगे, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।